कैसे हैं आप लोग? हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, उसमें हम लोग अब तक जो पढ़े हैं वो है हमारा बेसिक ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ एडजस्टमेंट्स पढ़ रहे थे बेटे। उसमें हम लोग अभी तक एक ही पॉइंट पढ़े हैं, वो पॉइंट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक का। ठीक है, दो केस उसके अंदर बताया था। एक था क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो क्या होगा, और एक है क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो क्या होगा। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे उसका बेसिस तो यही है कि या तो ट्रायल बैलेंस के अंदर है या तो ट्रायल बैलेंस के बाहर है। ठीक है, तो जो भी पॉइंट पढ़ेंगे उसमें दो केस आएगा, एक केस ए और एक केस बी। एक ट्रायल बैलेंस के बाहर है और दूसरा ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट एक हमेशा रहेगा कि जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर का आइटम है एक ट्रीटमेंट होगा, सिंगल ट्रीटमेंट होगा उसका। ठीक है, और जो भी ट्रायल बैलेंस के बाहर है, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, उसका कितना ट्रीटमेंट होगा बेटे? उसका दो ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये फंडामेंटल पूरे चैप्टर में चलेगा, पूरा बेसिक से ये, और ये कभी चेंज नहीं होगा। जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर है एक बार, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है दो बार। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग एक पॉइंट पढ़े हैं, वो पॉइंट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक में अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो क्या हुआ था? दो ट्रीटमेंट हुआ था। और अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो क्या हुआ था बेटे? ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो दो ट्रीटमेंट हुआ था, और ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो सिंगल ट्रीटमेंट हुआ था। अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर था तो क्या दो ट्रीटमेंट था? बताओ फटाफट। एक क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आया था, कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में। और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक कहां आया था बेटे? बैलेंस शीट के कौन से साइड में? एसेट साइड में। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर है तो सिर्फ एक ट्रीटमेंट था, वो था बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट में और नहीं आएगा। समझ में आ गया? पिछले क्लास में एग्जांपल भी कर चुके हैं। अब हम लोग उसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर बी, सेकेंड एडजस्टमेंट। बहुत सारे एडजस्टमेंट है बेटे, देखना पॉइंट नंबर बी। सर बी बोल के ये लिखते हो सर आप, गलती हो गया बेटे, माफ करो, है ना। पॉइंट नंबर बी लिखना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इसका एडजस्टमेंट हम लोग अभी सीखेंगे। लिखना बेटे पहले इसका मतलब। इट मीन्स द एक्सपेंसेस which are due but not yet paid. It means the expenses which are due but not yet paid. जो ड्यू है, पे कर देना चाहिए था लेकिन अब तक पे हम लोग नहीं किए हैं। It is a liability for the business. It is a liability for the business. क्या है बिजनेस के लिए? बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है ये। ठीक है, हाँ सर। The journal entry is, क्या जर्नल एंट्री होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का? जनरल एंट्री लिखना बेटा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। क्या जनरल एंट्री है? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, हाँ सर। ये वाला याद है बेटे, 11th क्लास का एंट्री है सब, बहुत आसान है। एक्सपेंस क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि वो एक लाइबिलिटी के जैसा है। ठीक है, हाँ सर। अब इसमें दो केस आएगा बेटे, एक आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, सेकेंड इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, देखना ध्यान से मेरा बात अब। ठीक है, 11,000 रुपए हम लोग पे, हर महीना 1000 का एक्सपेंस पे करते हैं। एवरी मंथ द एक्सपेंसेस इज 1000 रुपीज। तो पहला 11 महीना का एक्सपेंस हम लोग दे दिए, तो जर्नल एंट्री हो गया बेटे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, 11,000। इसका जर्नल एंट्री हो चुका है। ठीक है, एक्सपेंसेस टू कैश।
जो 1 महीना का अब तक पैसा हम लोग नहीं दिए हैं, जो 1 महीना का पैसा अब तक नहीं दिए, कैश तो गया नहीं है, पैसा दिए नहीं है, ठीक है। अब हो सकता है इसका जर्नल एंट्री हुआ हो सकता है इसका जर्नल एंट्री नहीं हुआ हो। अगर इसका जर्नल एंट्री हुआ है तो ये एंट्री होगा एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो अगर ये एंट्री हुआ है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नाम का जो लेजर है वो कहां दिखाएगा बेटे? ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाएगा। और अगर ये एंट्री नहीं हुआ है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नाम का जो लेजर है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखाएगा। समझ में आ रहा है? तो ट्रायल बैलेंस के अंदर कब आएगा? जब जर्नल एंट्री हुआ है। ट्रायल बैलेंस के अंदर कब नहीं आएगा? जब जर्नल एंट्री नहीं हुआ है। क्लियर है? तो हम दोनों केस पढ़ेंगे, एक ट्रायल बैलेंस के अंदर है और दूसरा ट्रायल बैलेंस के बाहर है। ठीक है, हटाऊं बेटे ये? हाँ बेटे हटा दो। चलो केस 1 लिखेंगे हम लोग, इसके अंदर 2 केस आएगा, पहला हेडिंग करना केस 1। नॉट अपियरिंग पहले हमेशा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लिखना केस 1, व्हेन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज नॉट appearing in trial balance. When outstanding expenses is not appearing in trial balance. ध्यान से सुनना मेरा बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है तो मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जर्नल पास हुआ है कि नहीं हुआ है? सर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अगर ये जर्नल होता तो इसका लेजर होता, इसका लेजर होता अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, तो वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखता। ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिख रहा है, मतलब ये एंट्री नहीं हो रखा। समझ में आ रहा है इतना? हाँ सर। तो सर इसका मतलब 11,000 रुपए दिए हैं हम 11 महीना का, तो उसका एंट्री तो हम लोग कर दिए, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ये जो 1,000 रुपए है इसका अब तक जर्नल एंट्री नहीं किए, तो अगर इसका जर्नल करते तो जो 2 ट्रीटमेंट होता वही 2 ट्रीटमेंट होगा बेटे इसका। देखना, ये एंट्री करने से एक्सपेंसेस क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है 1,000 से, मतलब एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। कितने रुपए से? 1,000 रुपए से। एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 1,000 रुपीज, ठीक है। और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो एसेट है कि लाइबिलिटी है? सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो एक लाइबिलिटी है, तो वो कहां आएगा बेटे? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। तो हो गया 2 ट्रीटमेंट। एक, एक्सपेंसेस जो 11,000 है कहां जाएगा? पीएनएल में जाएगा, 1,000 रुपए और वहां पे प्लस हो जाएगा, तो टोटल एक्सपेंसेस विल बी 12,000 रुपीज। और 12,000 टोटल एक्सपेंस क्यों हो रहा है बेटे? बिकॉज ऑफ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो बोलता है कि पैसा दिए हैं या नहीं दिए हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर ड्यू हो गया है तो उतना खर्चा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो कितना रुपए ड्यू हो गया है? 12,000, तो एक्सपेंसेस भी कितना होना चाहिए? 12,000 रुपीज। 11,000 दिए, इससे फर्क नहीं पड़ता, तो पीएनएल में कितना आएगा? 12,000। कैसे आएगा 12,000? ये 11,000 प्लस 1,000, तो 2 ट्रीटमेंट हो गया। एक, जो एक्सपेंसेस है उसमें प्लस हो जाएगा 1,000, और सेकेंड ट्रीटमेंट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएगा बेटे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। लिखना, डायरेक्टली ट्रीटमेंट लिखेंगे अब इसमें हम लोग, ठीक है। और इसके अंदर नोट्स भरेंगे नहीं इसको ज्यादा, सीधा 2 ट्रीटमेंट लिखेंगे। पहला ट्रीटमेंट, एडेड टू द एक्सपेंसेस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उस एक्सपेंस जो होगा उसमें प्लस, सैलरी है तो सैलरी में प्लस, रेंट है तो रेंट में प्लस, उस एक्सपेंस में प्लस हो जाएगा बेटे। और सेकेंड ट्रीटमेंट, शोन एज अ लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। लाइबिलिटी में आएगा बैलेंस शीट के, ठीक है। हो गया 2 ट्रीटमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, क्योंकि वो लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड में तो आएगा ही। दूसरा, एक्सपेंस 11,000 लिखा हुआ है, प्लस 1,000 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12,000, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट बेटे केस नंबर बी।
when outstanding expenses is appearing in trial balance. When outstanding expenses is appearing in trial balance. ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी क्या आ रहा है बेटे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ रहा है। तो जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस के अंदर है, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जर्नल एंट्री पास हो रखा है बेटे, तो दो एंट्री हो चुका है। एक है पहला 11,000 का एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, 11,000 और दूसरा एंट्री भी हो गया है बेटे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1000। ये एंट्री भी हो चुका है। तो एक्सपेंसेस जो है ऑलरेडी कितना हो चुका है? 11,000 प्लस 1000, 12,000 हो चुका है ऑलरेडी एक्सपेंसेस। तो ये करने का जरूरत हमको नहीं है, सिर्फ एक ट्रीटमेंट होगा, वो क्या होगा? शोन एज अ लायबिलिटी इन दी बैलेंस शीट। ठीक है, तो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो सिर्फ एक ट्रीटमेंट होगा, दैट इज शोन एज अ लायबिलिटी इन दी बैलेंस शीट, क्योंकि एक्सपेंसेस ऑलरेडी 1,000 रुपए बढ़ चुका होगा बेटे। ठीक है, शोन एज अ लायबिलिटी इन दी बैलेंस शीट। ठीक है, हम एकदम कॉन्सेप्ट से जा रहे हैं बेटे। ठीक है, क्लियर है इतना अभी तक? हाँ सर क्लियर है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दो ट्रीटमेंट है सर, और वो दोनों ट्रीटमेंट उसके जर्नल से ही पता चल रहा है। एक्सपेंस डेबिट हुआ मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है तो प्लस होगा, ये रहा प्लस हो गया, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक लायबिलिटी है तो शोन एज अ लायबिलिटी। ठीक है, और अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो ये एंट्री हो चुका है। अगर एंट्री हो चुका है तो एक्सपेंसेस ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है और इंक्रीज करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ कहां आएगा? शोन एज अ लायबिलिटी इन दी बैलेंस शीट। क्लियर? हाँ सर क्लियर एकदम। नेक्स्ट बेटे पॉइंट नंबर सी पढ़ेंगे हम लोग। ये हो गया बेटे इतना? सर इसका एग्जाम्पल लिखाओ ना सर। एग्जाम्पल लिखना चाहते हो बेटे? सर हम लोग एक और पढ़ लेते हैं फिर दोनों का एग्जाम्पल लिखा देना। तो चलो ठीक है, प्रीपेड पढ़ा देता हूं फिर इसका एग्जाम्पल लिखाता हूं। ठीक है, लिख लिए थे उतना? पॉइंट नंबर सी बेटे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का ठीक ऑपोजिट है प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग का ऑपोजिट है प्रीपेड, मतलब आउटस्टैंडिंग का मतलब था वो एक्सपेंसेस जो कि ड्यू है लेकिन हम पे नहीं किए हैं, और प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है वो एक्सपेंसेस जो ड्यू नहीं है लेकिन एडवांस में दे दिए हैं, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। तो वो क्या है हमारे लिए? दैट इज एन एसेट फॉर द बिजनेस। ठीक है, देखना, इट मीन्स द एक्सपेंसेस which are not due but paid in advance. It is an asset for the business. It is an asset for the business. Business के लिए क्या है? एक asset है। क्या जर्नल एंट्री होता है बेटे? The journal entry will be prepaid expenses account debited to expenses account। क्या एंट्री है? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, क्लियर है बेटे? इसका मतलब देखना, हर महीना 1,000 रुपए देते हैं लेकिन एक महीना का एक्स्ट्रा दे दिए, 13 महीना का दे दिए बेटे। देना कितना चाहिए था? 12 महीना का। दे कितना दिए? 13 महीना का पैसा दे दिए, एक महीना का एक्स्ट्रा दे दिए। तो हम पहले तो 13 महीना का जो पैसा दिए उसका एंट्री पास किए होंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश 13,000, ये एंट्री पास हो गया होगा। अब ये जो 1,000 रुपए है क्या इस साल का है? नहीं सर, ये तो आने वाले साल का एक्स्ट्रा दे दिया, एडवांस दे दिए। तो क्या एक्सपेंसेस 13,000 होना चाहिए? नहीं, एक्सपेंसेस होना चाहिए 12,000। तो हम क्या किए? टू एक्सपेंस को कम कर दिए, कितना से? 1,000 से, और उसको किस नाम से लिख दिए? एसेट है, इसलिए डेबिट कर दिए प्रीपेड एक्सपेंसेस
13,000। समझ में आ रहा है ये एंट्री? क्योंकि एक्सपेंसेस 13,000 लिख चुके हैं हम लोग, 1,000 करके 13 बार दिए, 13 बार का लिख दिए एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, लेकिन 1,000 रुपए प्रीपेड है उसमें, तो उसका एंट्री हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस। ठीक है, अब इसी से पता चलेगा इसका दो ट्रीटमेंट बेटे इसी से ही पता चलता है, जर्नल एंट्री से ही पता चलेगा। देखना एक्सपेंसेस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है बताओ। एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। एक्सपेंसेस क्रेडिट हो रहा है, तो एक्सपेंसेस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो एक्सपेंसेस से 1,000 रुपए माइनस। ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट है या लाइबिलिटी? बेटे बैलेंस शीट में आएगा ऑन दी एसेट साइड। समझ में आ रहा है? तो ठीक आउटस्टैंडिंग का उल्टा है, देखो यहां पे ठीक आउटस्टैंडिंग का उल्टा है। ये जो एडेड टू द एक्सपेंसेस है ये क्या हो जाएगा? डिडक्टेड फ्रॉम द एक्सपेंसेस। और दूसरा है शोन एज अ लाइबिलिटी, उसके जगह क्या हो जाएगा बेटे? शोन एज एन एसेट। ठीक है, चलो लिखा दूं अब तुमको ये। केस 1, दो केसेस हम है ना। when prepaid expenses is not appearing in trial balance, when prepaid expenses is not appearing in trial balance, जब ट्रायल बैलेंस में अपीयर नहीं कर रहा है तो दो ट्रीटमेंट होगा। पहला जैसे वहां एडेड था, यहां क्या हुआ? डिडक्टेड। और डिडक्टेड क्यों है? टू एक्सपेंस, एक्सपेंस कम हो रहा है बेटे, डिडक्टेड फ्रॉम द एक्सपेंसेस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस से माइनस हो जाएगा। पॉइंट नंबर बी, shown as an asset in the बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या आएगा बेटे? बैलेंस शीट में एक एसेट के रूप में दिखाया जाएगा। क्लियर? हाँ सर। तो अब बेटे सेकेंड ट्रीटमेंट जो है, जब ट्रायल बैलेंस के अंदर है प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसका मतलब क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस का जर्नल एंट्री पास हो चुका है, तो जब प्रीपेड एक्सपेंस का जर्नल एंट्री पास हो चुका है तो एक्सपेंसेस पहले ही 1,000 रुपए कम हो चुका है, तो हमको सिर्फ क्या करना है? शोन एज एन एसेट इन दी बैलेंस शीट। ठीक है, जैसे वहां पे है ऊपर सेकेंड ट्रीटमेंट, यहाँ पे क्या है? शोन एज अ लाइबिलिटी। ये देखो शोन एज अ लाइबिलिटी, तो खाली एक ट्रीटमेंट होगा शोन एज एन एसेट। ठीक है, लिखना when prepaid expenses is appearing in trial balance, when prepaid expenses appearing in trial balance, सिर्फ एक ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट क्या है बेटे? शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट। शोन एज एन एसेट इन दी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कहा आएगा? एसेट साइड में। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है ये तो हमको। तो बेटे इसका कुछ एग्जांपल लिखाऊं अब तुमको मैं। दो पॉइंट पढ़े हैं, वन इज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सेकेंड वन इज योर प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, हटा दो बेटे। हाँ सर हटा दो, हम लोग लिख लिए। लिखना बेटे एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे, एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन नहीं है बेटे, एक क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट है ये। ठीक है, तो कोई ट्रेडिंग अकाउंट को टैली कराना है, बैलेंस शीट को टैली कराना है, ऐसा बात नहीं है, खाली उसका ट्रीटमेंट हम लोग कहां कहां जाना चाहिए उतना लिखेंगे। ठीक है, टैली कराना कोई जरूरी अभी नहीं है, क्योंकि एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन नहीं है बेटे ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट है खाली। ठीक है,
ट्रायल बैलेंस, सैलरी 12,000, रेंट 10,000, प्रीपेड रेंट 1,000। पहले एक इजी करा दूं क्या, फिर एक थोड़ा सा डिफिकल्ट करा दूंगा। चलो एक इजी पहले करा देते हैं ना। बाहर एडजस्टमेंट्स में दिया है आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, प्रीपेड सैलरी 1,000। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन है जो कि अपने आप में टैली कर नहीं सकता, क्योंकि ये वो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन नहीं है बेटे। ठीक है, देखना समझ में आ गया, इतना क्वेश्चन लिख लिए। अब हम इसको एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, किसका, पीएनएल अकाउंट का और बैलेंस शीट का। छोटा छोटा फॉर्मेट बनाना बेटे, एक रफ फॉर्मेट टाइप का, खाली ट्रीटमेंट सीखने के लिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनेगा बेटे बैलेंस शीट। ठीक है, देखना पहला सैलरी, क्या सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है? हाँ सर ये रहा। क्या रेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है? दोनों से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। सैलरी और रेंट ट्रायल के अंदर है कि ट्रायल के बाहर? ध्यान से, सैलरी कहाँ है बेटे? ट्रायल के अंदर। तो क्या लिखेंगे? टू सैलरी। एक बार आएगा खाली, एक बार आ गया 12,000, तो इसका काम खत्म। ठीक है, रेंट एक बार आएगा 10,000, थोड़ा सा जगह छोड़ गई क्योंकि एडजस्टमेंट्स करने बोला है, तो रेंट आ गया 10,000। इसका काम खत्म बेटे, ये जो पाथ है हमारा, इसका काम खत्म। क्यों? ट्रायल बैलेंस के अंदर था, एक बार आ गया तो उसका काम खत्म। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग रेंट कहां है बताओ? ट्रायल के अंदर कि ट्रायल के बाहर? तो ट्रायल के बाहर दिख रहा है ये तो इसका दो ट्रीटमेंट होगा बेटे। दो ट्रीटमेंट क्या क्या होगा? एक प्लस होगा आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, ये हो गया बेटे 12,000, और लाइबिलिटी साइड में आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। तो हो गया इसका दो ट्रीटमेंट, एक आ गया पीएनएल में प्लस, दूसरा लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट भी खत्म, दो बार करने से ट्रीटमेंट खत्म। प्रीपेड सैलरी ट्रायल के अंदर है कि ट्रायल के बाहर? सर ट्रायल के बाहर है, तो दो ट्रीटमेंट क्या क्या? पहला लेस होगा सैलरी से, प्रीपेड लेस होगा, अभी पढ़ाया हूं बेटे, प्रीपेड सैलरी। तो ये कितना हो गया बेटे? 11,000। और प्रीपेड सैलरी क्या है हमारे लिए? प्रीपेड सैलरी इज अ एसेट, ये आ गया 1,000। इसका भी दो ट्रीटमेंट खत्म, तो ये है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। समझ में आ रहा है? तो जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर है एक बार, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है वो दो बार। अगर ये समझ में आ रहा है तो चैप्टर बहुत ही आसान लगने वाला है तुमको। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल कराऊं बेटे, क्लियर है ये? कोई डाउट इसमें? नहीं सर क्या ही डाउट होगा इसमें, बहुत आसान था ये। नेक्स्ट लिखना एग्जाम्पल, थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम्पल प्रीवियस वन से। ठीक है, वैसे ही छोटा सा एक्सट्रैक्ट बनाना है खाली, फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस अभी हम नहीं कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस, सैलरी 15,000, रेंट 12,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी, लाइबिलिटी है बेटे 2,000, क्रेडिट बैलेंस आउटस्टैंडिंग सैलरी का। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए बेटे क्वेश्चन लिख लो फटाफट, क्वेश्चन साथ साथ लिखते जाना मेरे। हाँ वैसे ही बेटे एक्सट्रैक्ट बनाएंगे,
ठीक है, शपथ लिए थे, क्या शपथ लिए थे? ट्रायल बैलेंस के अंदर का आइटम एक बार, ट्रायल बैलेंस के बाहर का आइटम 2 बार। ठीक है, क्या क्या ट्रायल के अंदर है? ये 3 चीज ट्रायल के अंदर है, एक एक बार आएगा। पहला टू सैलरी 15,000, फिर टू रेंट 12,000, हो गया। एक एक बार आ गया, दोनों एक बार आते ही कंप्लीट बेटे। आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां है? ट्रायल के अंदर दिया है कि ट्रायल के बाहर दिया? सर इस बार आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल के अंदर है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का केस 2 जब ट्रायल के अंदर होता है तो कहां आएगा? सिर्फ और सिर्फ कहां पे बेटे? बैलेंस शीट में। ठीक है, तो यहां आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या यहां पे प्लस होगा बेटे सैलरी में? नहीं सर, वहां प्लस नहीं होगा। कब प्लस होता है? जब आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल के बाहर होता तो सैलरी में भी प्लस होता, लायबिलिटी साइड में भी आता। लेकिन अभी ट्रायल के अंदर है तो सैलरी में प्लस नहीं होगा, सिर्फ कहां आएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक है, प्रीपेड रेंट कहां है बेटे? ट्रायल के अंदर के ट्रायल के बाहर? ट्रायल के बाहर है सर। 2 ट्रीटमेंट होगा। क्या क्या 2 ट्रीटमेंट है प्रीपेड का? एक रेंट से माइनस, दूसरा शोन एज एन एसेट। ठीक है, माइनस प्रीपेड रेंट 1000, बस कंप्लीट है। क्लियर? तो कुछ नहीं है बेटे, ट्रायल के अंदर है कि ट्रायल के बाहर, यही है हमारा लॉजिक। ट्रायल के अंदर वाला आइटम एक बार, ट्रायल के बाहर वाला आइटम 2 बार, बस उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस चैप्टर में। समझ में आ गया ये? हाँ सर, ये सब हम लोग लिख लिए हैं सर, लिख लियो ना बेटे ये? हाँ सर, छाप लिए हम लोग। छाप रहे हो बैठ के तुम लोग? नेक्स्ट बेटे आगे पढ़ेंगे अब हम लोग हमारा पॉइंट नंबर 4। ठीक है, पॉइंट नंबर डी। अभी तक क्या क्या पढ़े? क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, ठीक है, इसका मतलब क्या है? वो इनकम जो अर्न हो चुका है, कमा चुके हैं, लेकिन अब तक हमको मिला नहीं है। ठीक है, लिखना द इनकम विच इज अर्नड बट नॉट येट रिसीव, जो पैसा मिल जाना चाहिए था, कमा चुके हैं लेकिन अब तक मिला नहीं है। इट इज एन एसेट फॉर द बिजनेस। क्या है बिजनेस के लिए? एक एसेट के जैसा है। द जर्नल एंट्री, सब कुछ जर्नल से ही इंपॉर्टेंट, जर्नल एंट्री विल बी एसेट है बेटे। एक्रूड इनकम की लायबिलिटी है सर, एसेट है। एसेट है तो कहां आएगा? डेबिट साइड में, डेबिट होगा, एंट्री होगा एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिटेड। और ये इससे क्या होगा? इनकम बढ़ेगा हमारा, तो टू इनकम अकाउंट, ये है जनरल एंट्री एक्रूड इनकम का। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिटेड टू इनकम अकाउंट, इसका मतलब है जो पैसा ड्यू है, मिल जाना चाहिए था लेकिन अब तक मिला नहीं है, दैट इज नोन एज एक्रूड इनकम। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब 2 केस बेटे, ट्रायल के अंदर है कि ट्रायल के बाहर है। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया ना? जैसे हमको अगर रेंट मिलता है, रेंट रिसीव्ड है, तो 11 महीना का रेंट मिल चुका है और 1 महीना का रेंट अब तक नहीं मिला है, मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिला है, तो वो क्या है बेटे? दैट इज एक्रूड रेंट या एक्रूड इनकम। और ये हमारे लिए क्या है? एसेट के जैसा है, क्योंकि फ्यूचर में हमको मिलेगा तो एसेट के जैसा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है? इनकम बढ़ रहा है हमारा। एक्रूड इनकम की वजह से क्या हो रहा है? द इनकम इज इंक्रीजिंग, इनकम बढ़ रहा है हमारा। ठीक है, इसीलिए इनकम इंक्रीज हो रहा है। क्या किया गया है? क्रेडिट किया गया, बिकॉज इनकम एज अ क्रेडिट बैलेंस, वो बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। और एक्रूड इनकम हमारे लिए क्या है? एक एसेट है, तो एसेट है जब उसको क्या किया गया है? डेबिट किया गया है। ठीक है, हाँ सर। अब इसमें 2 केस बेटे फिर से है ना, लिखना केस नंबर
1. When accrued income is not appearing in ट्रायल बैलेंस, जब ट्रायल बैलेंस में नहीं दिख रहा है, क्या चीज नहीं दिख रहा है बेटे? एक्रूड इनकम नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या एक्रूड इनकम का जर्नल एंट्री पास हुआ है? तब में तो सेम लॉजिक है बेटे, ट्रायल के अंदर नहीं दिख रहा है तो जर्नल एंट्री नहीं है, ट्रायल के अंदर दिख रहा है तो जर्नल एंट्री है, खत्म, ठीक है। तो क्या जर्नल एंट्री पास हुआ है? नहीं हुआ है। तो जब जर्नल एंट्री पास नहीं हुआ है तो दो ट्रीटमेंट होगा। वो दो ट्रीटमेंट क्या होगा? एक एसेट में आएगा, दूसरा इनकम इससे इंक्रीज हो रहा है तो इनकम में क्या होगा? प्लस किया जाएगा, ठीक है। लिखना added to the income in the profit and loss account। इनकम में प्लस हो जाएगा बेटे, और दूसरा एसेट है, shown as an asset in the बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के कहा आएगा? एसेट साइड में, ठीक है। हाँ सर समझ में आ गया, कुछ नहीं है, जर्नल एंट्री तो सब कुछ है। एक्रूड इनकम टू इनकम, एक्रूड इनकम क्या हुआ? डेबिट हुआ, डेबिट क्यों हुआ? एसेट है बोल के, तो शोन एज एन एसेट। इनकम क्रेडिट हुआ, इनकम बढ़ रहा है, तो जब इनकम बढ़ रहा है तो क्या होगा बेटे? प्लस, ठीक है। हाँ सर। अब अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है व्हेन एक्रूड इनकम is appearing in ट्रायल बैलेंस, जब एक्रूड इनकम कहां आ रहा है बेटे? ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखा रहा है। तो सर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखा रहा है, इसका मतलब जर्नल एंट्री पास हो चुका है। जब जर्नल एंट्री पास हो चुका है तो इनकम जो है ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है और इंक्रीज करने का जरूरत नहीं है, तो सिर्फ क्या होगा? शोन एज एन एसेट इन दी बैलेंस शीट। सब में तो सेम हो रहा है बेटे, कोई नया बात थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग। shown as an asset in the बैलेंस शीट। सिर्फ कहां आएगा? बैलेंस शीट, क्योंकि एक ही ट्रीटमेंट होगा, बिकॉज वो कहां आ रहा है? ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर डी था, एक्रूड इनकम। जनरल एंट्री रहा एक्रूड इनकम टू इनकम, और उसी से डिसाइड हुआ सारा ट्रीटमेंट। एक्रूड इनकम एसेट है, डेबिट हुआ, इसलिए शोन एज एन एसेट। इनकम का क्रेडिट बैलेंस है, इनकम क्रेडिट बैलेंस है, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस है बेटे, इनकम का क्रेडिट बैलेंस है। इनकम में क्रेडिट बैलेंस और इनकम क्रेडिट हो रहा है तो इनकम बढ़ रहा है, इसीलिए प्लस, ठीक है। तो एक प्लस और दूसरा शोन एज एन एसेट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई, ठीक इसका ऑपोजिट, जैसे पैसा ड्यू है लेकिन नहीं मिला, इस बार क्या हो? पैसा ड्यू नहीं है, एडवांस में मिल गया, ठीक है। लिखना इनकम received in advance और unearned income। ये unearned income, इनकम रिसीव इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, ये सब का मतलब बेटे पहले से पता होना चाहिए, और अगर पता नहीं है तो गधे हो तुम लोग सब। और तुम मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्लास देखो, क्लास 11 में बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ाता हूं मैं ये सब, तो ये सब वहां से तुम देख के रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो अनअर्न इनकम का मतलब क्या है? वो इनकम जो ड्यू नहीं है लेकिन एडवांस में मिल चुका है। तो जब एडवांस में मिल गया है तो एसेट नहीं है, ये क्या है? एक लाइबिलिटी है। जैसे एक्रूड इनकम एसेट है, अनअर्न्ड इनकम क्या है? लाइबिलिटी है, ठीक है। इट इज द इनकम which is not due but received in advance। अब तो तुमको आ गया है बेटे ये, है ना। इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। क्या है? एक लाइबिलिटी है। द जर्नल एंट्री will be,
क्या एंट्री होगा बेटे, जो हुआ था उसका ऑपोजिट, इनकम अकाउंट डेबिटेड। सर इनकम डेबिट हुआ मतलब इनकम कम हो रहा है, हाँ इनकम कम हो रहा है, ठीक है, इनकम अकाउंट डेबिटेड। एक और एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, वो लाइबिलिटी का नाम है अनअर्न्ड इनकम अकाउंट। एंट्री क्या है, इनकम टू अनअर्न्ड इनकम, मतलब इनकम कम हो रहा है और एक नया लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है। ठीक ऑपोजिट है, ऊपर क्या हुआ था बेटे, इनकम बढ़ रहा था, ऐड हुआ था और एक नया एसेट क्रिएट हुआ था। अब क्या हो रहा है, इनकम कम हो रहा है, लेस हो रहा है और एक क्या क्रिएट हो रहा है, लाइबिलिटी। तो ठीक ऑपोजिट है, जैसे ये एडेड है उसकी जगह क्या होगा, डिडक्टेड, एसेट की जगह क्या आ जाएगा, लाइबिलिटी, और यहाँ पे भी क्या, एसेट की जगह लाइबिलिटी। क्लियर, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है ना लिखना। पॉइंट नंबर 1, व्हेन unearned income is not appearing in ट्रायल बैलेंस, जब ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखा रहा, नॉट अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, दो ट्रीटमेंट बेटे, केस 1 डिडक्टेड फ्रॉम द income in the profit and loss account. Second, shown as a liability in the balance sheet. When unearned income is appearing in ट्रायल बैलेंस। ठीक है, सिर्फ एक ट्रीटमेंट होगा बेटे, क्योंकि जर्नल एंट्री पास हो चुका है, तो जब जर्नल पास हो चुका है तो इनकम ऑलरेडी कम हो चुका है, ये करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या आएगा, shown as a liability in the balance sheet, shown as a liability in the balance sheet। बैलेंस शीट की कहाँ आएगा, लाइबिलिटी साइड में। क्लियर, हाँ सर एकदम क्लियर है। अब देखना बेटे, एक छोटा सा मैं तुमको समरी करके बता रहा हूं क्या हुआ अभी हम जो पढ़े। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरा बात। ध्यान से सुनना मेरा बात, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या हुआ, एक ऐड किए एक्सपेंसेस में, ठीक है, दूसरा सोन एज अ लाइबिलिटी। एक्सपेंस में ऐड किए, क्यों, क्योंकि जनरल एंट्री था एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, और एक्सपेंस का क्या बैलेंस है, डेबिट, इसलिए ऐड। वैसे प्रीपेड में ठीक उसका ऑपोजिट, डिडक्टेड, दूसरा सोन एज एन एसेट। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग में ये ट्रीटमेंट, प्रीपेड में ये वाला ट्रीटमेंट। ठीक है, वैसे ही एक्रूड इनकम में ऐड किए और दूसरा एसेट साइड में दिखाए, और यहां क्या किए बेटे, डिडक्टेड एंड शोन एज अ लाइबिलिटी। बस कुछ नहीं किए, एक एडलेस कर रहे हैं एक्सपेंस से इनकम से, और दूसरा बैलेंस शीट के या तो एसेट साइड में या फिर लाइबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग अगर ऐड हो रहा है और ये लाइबिलिटी है तो प्रीपेड उसका ऑपोजिट है, ये डिडक्ट होगा और ये एसेट होगा। ठीक है, एक्रूड इनकम अगर ऐड है और एसेट है तो अनअर्न्ड क्या होगा, डिडक्ट होगा और लाइबिलिटी बनेगा। लेकिन मेरा बोलना है, याद क्या करना, बहुत आसान है, एंट्री आता है तो कोई पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, बिना सोचे आराम से हम वहां पे एग्जाम में डायरेक्टली कर देंगे। ठीक है, और अगर सिंगल ट्रीटमेंट करना है तो कुछ नहीं है, लाइबिलिटी वाला आएगा, ये सोन एज एन एसेट आएगा, सोन एज एन एसेट आएगा, सोन एज अ लाइबिलिटी। ये एडलेस वाला सब हट जाएगा, खाली सिंगल ट्रीटमेंट अगर है, मतलब ट्रायल के अंदर अगर है तो सिंगल ट्रीटमेंट, शोन एज अ लाइबिलिटी, शोन एज एन एसेट, शोन एज एन एसेट, शोन एज अ लाइबिलिटी। बस बेटे इतना ही तो पढ़े, इससे ज्यादा कुछ पढ़े हम लोग और नहीं सर, इससे ज्यादा तो और कुछ हम लोग
नहीं पढ़े। ठीक है, चलो अभी हम लोग इतना पढ़ेंगे। पिछले क्लास से हम लोग 1 पॉइंट पढ़े थे और ये क्लास में हम लोग 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा काम क्या है, सबको रिवाइज करके आना, ये 5 पॉइंट, और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।